एलपीजी टैंकर शिवालिका और नन्दा देवी जब ये हॉर्मूज को क्रॉस करके और एलपीजी लेकर भारत के अंदर आए तो उससे भारत की एलपीजी की समस्या का कुछ हद तक समाधान तो जरूर हुआ था। इसके बाद कई सारे लोगों के दिमाग के अंदर सवाल आया कि वास्तविकता में जहाज है क्या, और एक सवाल उठा कि मर्चेंट नेवी होती क्या है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे भी बड़ा सवाल जो कई सारे एस्पिरेंट्स के माइंड के अंदर होता है, जो आगे जाके मर्चेंट नेवी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कि क्या मर्चेंट नेवी में वाकई इतनी ज्यादा सैलरी होती। बिकॉज कई सारे चीजें आपको सुनने को मिली होगी कि मर्चेंट नेवी में सैलरी पर मंथ 8 लाख प्लस तक जाती है, और कई बार सुना चाहते हैं कि मर्चेंट नेवी के अंदर सैलरी एक कैप्टन के तौर पर आपकी 20 लाख प्लस तक भी जा सकती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जय एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मर्चेंट नेवी वास्तविकता के अंदर है क्या, एक क्लियर वर्ड के अंदर आपको डिफाइन किया जाए तो पूरी दुनिया ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर चलती है। ट्रांसपोर्ट के लिए कई सारे संसाधनों का यूज किया जाता है, एरोप्लेन्स का यूज किया जाता है, रेलवेज का यूज किया जाता है और यूज किया जाता है जहाजों का। इन जहाजों को चलाने के लिए अच्छे नाविकों की जरूरत होती है, जिसमें अधिकारी के तौर पे भी आप जा सकते हैं और एक नॉर्मल सेलर के तौर पे भी आप जा सकते हैं, और इसी को मर्चेंट नेवी कहा जाता है। ये बेसिकली कमर्शियल शिप्स होते हैं, ये बिजनेस के शिप्स होते हैं जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। ये गुड्स कुछ भी हो सकता है, जैसे इन केस में आप देखिएगा एलपीजी, एलएनजी, कोयला, ऑयल, ये सारी चीजें टैंकर्स लेकर जाते हैं। और आज हम इन्हीं जहाजों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं। और सबसे बड़ा सवाल कि मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कैसे किया जा सकता है। देखिए, अगर आज के समय और आज की तारीख के बारे में बात की जाए तो ये समय सबसे सही है मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने का। बिकॉज एक ऐसा एग्जाम जिसके द्वारा आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करते हैं, उस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी लास्ट डेट 24 अप्रैल होने वाली है। तो ये सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे एग्जाम होने वाली, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, इस एग्जाम को IMU CET के नाम से जाना जाता है। और एक बहुत बड़ा सवाल जिसको लेकर, जिसी के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में फ्रॉड बहुत ज्यादा है। इस बात को आप अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। कई सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो आपसे पैसे लेकर वादा करते हैं कि आपको जहाज पर चढ़ा देंगे, पर आपके पैसे डुबा दिए जाते हैं। इसलिए एक सही तरीके से मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और सवाल आता है कि क्या मर्चेंट नेवी को बिना स्पॉन्सरशिप के ज्वाइन किया जा सकता है। अभी स्पॉन्सरशिप होती क्या है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले। अब देखिए, मर्चेंट नेवी के बारे में बात की जाए तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाज की। जहाज अपने आप में एक बहुत बड़ी मशीन होती है। इसको चलाने के लिए आपके पास हौसला भी होना चाहिए और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बिकॉज ये बहुत बड़ी मशीन है। कहावत कही जाती है कि रोड पर जब आप कार चलाते हैं उसमें ब्रेक होता है, जहाज में ब्रेक नहीं होता है। इसलिए जहाज को चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इस पूरी मशीन को चलाने के लिए, जहाज को चलाने के लिए दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। दो तरह के डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग तरह के अधिकारी और अलग तरह के नाविक काम करते हैं, जिन्हें नॉर्मली आप देखेंगे कि जिन्हें जीपी रेटिंग भी कई बार कह दिया जाता है, जिन्हें कई बार सेलर्स भी कह दिया जाता है। इनके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। पर अब इन पिक्चर्स को देखिएगा, आपको यहाँ पर रैंक दिखाई दे रही है। जी हाँ, मर्चेंट नेवी के अंदर भी आपको रैंक दी जाती है। आपके एक्सपीरियंस के आधार पे, आपके ओहदे के आधार पे आपको यहाँ पर रैंक दी जाती है, और रैंक आपकी सैलरी भी डिफाइन करती है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जहाज को चलाने के लिए दो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है आपका डेक डिपार्टमेंट। डेक का मतलब क्या होता है, जिस एरिया से जहाज को चलाया जाता है। एग्जाम्पल की बात कीजिए, आप जहाज को चला रहे हैं, डक में से आप नेविगेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये डेक डिपार्टमेंट होता है, जहां पर आप अधिकारी के तौर पे अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा तरीका है, क्या किया जाएगा, हम आगे बात करने वाले हैं। आपकी रैंक जो है इस तरीके से डिफाइन यहां पर की जाती है। दूसरा डिपार्टमेंट आपका होता है इंजन डिपार्टमेंट। जहाज एक मशीन है, जहाज को चलाने के लिए एक बहुत पावरफुल इंजन जरूरी होता है, और केवल इंजन के द्वारा जहाज को नहीं चलाया जाता है। जहाज के डे टू डे चीजें, एग्जांपल की बात की जाए, जहाज के अंदर अपनी खुद की बिजली होती है, जहाज के पास खुद का पानी होता है। ये सारी चीजें इंजन डिपार्टमेंट के द्वारा ही तय की जाती है, इसे रेगुलेट किया जाता है। तो इंजन सही रहे, इंजन के अंदर कोई कमी ना आए और जहाज सही तरीके से चले रहे, इसके लिए भी इंजन डिपार्टमेंट यहां पर बनाया जाता है। और इंजन डिपार्टमेंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो आप डेक डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात की जाए डेक डिपार्टमेंट के बारे में, तो देखिए ये वाला जो एरिया है इसे डेक कहा जाता है, और इस एरिया को बेसिकली ब्रिज कहा जाता है, जहां से आप जहाज को ऑपरेट करते हैं। अब सीधे तौर पर अगर बात की जाए कि जब आप एक अधिकारी के तौर पर मर्चेंट नेवी के डेक डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो आपकी शुरुआत होती है डेक कैडेट से। डेक कैडेट बेसिकली एक ट्रेनिंग कैडेट होता है जो सी का एक्सपीरियंस लेता है, एक्सपीरियंस लेने के बाद एग्जाम देता है, और उसके बाद वो अधिकारी के तौर पे प्रमोट होता है। उसके बाद आप बनते थर्ड ऑफिसर, थर्ड मेट, उसके बाद आप बनेंगे सेकंड ऑफिसर, उसके बाद चीफ ऑफिसर, उसके बाद आप बनते कैप्टन। याद रखिएगा, कैप्टन जो सबसे बड़ी रैंक यहाँ पर होती है अगर आप डेक डिपार्टमेंट के बारे में बात करें। वहीं हम बात करें डेक डिपार्टमेंट को और डिटेल से, तो देखिए डेक डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव होता है, बड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। क्योंकि जहाज चलाने के लिए पुराने जमाने के बारे में आप मत सोचिएगा कि छोटा सा हैंडल है, आप जहाज चला रहे हैं, अब चीजें बहुत एडवांस्ड होती है। ये जो एरिया है ब्रिज का एरिया, जहां से जहाज को ऑपरेट किया जाता है, कई सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर होते हैं।
जीपीएस के बारे में बात की जाए, इनमारसेट के बारे में बात की जाए, कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको चलाने के लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और इसी के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपको जहां पर रहना पड़ता है लंबे समय के लिए और समय के साथ आपको एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद ही आपको प्रमोशन मिलता है। यहां पर ये चीजें नहीं होती कि आपने टाइम बिता लिया जहां पर तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं। टाइम आपने बिता लिया, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो कि रिक्वायर्ड होता है एग्जाम के लिए, आप एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद ही आपका प्रमोशन यहां पर होता है। वैसे अगर हम बात करें इंजन डिपार्टमेंट के बारे में, इंजन के अंदर भी आप देखेंगे इंजन को चलाना, स्मूथली चलाना, इंजन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, ये भी अपने आप में बड़ा कठिन वर्क होता है। इंजन डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए तो आप शुरुआत करते हैं बेसिकली जूनियर इंजीनियर से, नॉर्मली इसे इंजन कैडेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप बनते फोर्थ इंजीनियर, देन थर्ड इंजीनियर, देन सेकंड इंजीनियर, देन चीफ इंजीनियर और इस तरीके से आपकी सारी रैंक्स यहाँ पर बढ़ती है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप या तो डेक डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं या आप इंजन डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं, आपके नॉलेज और आपके अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है। अब सैलरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए सैलरी कंपनी टू कंपनी वरी करती है। आप किस कंपनी के अंदर, कई सारी कंपनीज बहुत ज्यादा पे देती है, कई सारी कंपनीज कम पे देती है, बट एक डिपेंडेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कुछ सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, जब आप एक ट्रेनिंग कैडेट के तौर पे ज्वाइन करते हैं मर्चेंट नेवी को, किसी भी जहाज को ज्वाइन करते हैं, तो आपको 15,000 से लेकर 45,000 तक स्टाइफन मिलता है। इट्स नॉट द सैलरी, इट्स काइंड ऑफ स्टाइफन जो आपको दिया जाता है। एज एन थर्ड ऑफिसर, आप एक अधिकारी के तौर पर एज एन थर्ड ऑफिसर से ही ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आपकी सैलरी 1.5 से 3.5 लाख के बीच होती है, कम ज्यादा हो सकती है। उसके बाद आप सेकंड ऑफिसर बनते हैं, सैलरी आपकी 2.5 लाख से 4.5 लाख तक के बीच होती है। नेक्स्ट आप चीफ ऑफिसर बनते हैं, जिसे फर्स्ट ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है, 6 से 10 लाख तक की आपकी सैलरी होती है, कई कंपनीज में कम भी मिलती है। और जब आप कैप्टन या मास्टर बनते हैं, कैप्टन को मास्टर भी कहा जाता है, तो सैलरी 10 लाख से लेकर 18 लाख प्लस या कई बार 20 लाख तक भी जाती है, डिपेंड करता है जहाज के आधार पर। एग्जाम्पल की बात की जाए, आपके जो LNG कैरियर्स होते हैं, जो LPG कैरियर्स होते हैं, वहां पर सैलरी सबसे ज्यादा होती है बिकॉज रिस्क वहां पर ज्यादा है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला रेशो यहां पर रहता है। भाई अगर मैं इंजन डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं तो एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर आपकी सैलरी ज्यादा होती है बिकॉज आप 4 साल की एक तरीके से कह सकते हैं आप इंजीनियरिंग करके जा रहे हैं, तो 30,000 से लेकर 85,000 तक आपका स्टाइफन होता है। एज एन फोर्थ इंजीनियर आपको 1.5 से 3.5 लाख तक सैलरी मिलती है। थर्ड इंजीनियर आपके पास 2.5 से 4.5 लाख तक सैलरी होती है। सेकंड इंजीनियर आपकी सैलरी 6 से 10 लाख के बीच में जाती है और चीफ इंजीनियर आपकी सैलरी 10 लाख से लेकर 18 लाख प्लस तक जाती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। याद रखिएगा, पूरी चीजें डिपेंड करेगी कंपनी टू कंपनी। अब इतनी सारी बातें हमने कर ली, पर सवाल इसे ज्वाइन कैसे किया जा सकता है। देखिए मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम को जाना जाता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से, जिसे IMU-CET के नाम से जाना जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आप IIT क्रैक करने के लिए एग्जाम्स देते हैं, जी हाँ, आपको JEE का एग्जाम, IIT ज्वाइन करने के लिए JEE का एग्जाम देना पड़ता है। वैसे मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए एक अधिकारी के तौर पर आपको इस एग्जाम को देना कंपलसरी होता है। याद रखिएगा, जो भी अगर आपसे कह रहा है कि बिना IMU-CET दिए मैं एडमिशन करवा दूंगा, आपसे झूठ बोल रहा है। ये एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कंडक्ट किया जाता है, इसके किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के द्वारा, भारतीय समुद्र विश्वविद्यालय के द्वारा। जी हाँ, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं जहां से भी आप ट्रेनिंग करते हैं, पर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के द्वारा। एलिजिबिलिटी क्या होती है, देखिएगा ध्यान से, मिनिमम 60% आपके PCM के अंदर होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर। मतलब आपने 12th एग्जाम क्लियर कर लिया, 12th आपने क्लियर किया, 12th के अंदर आपके कम से कम 60% होने चाहिए। 60% किसके अंदर होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर कम से कम 60% आपके होने चाहिए। यहां पर बाकी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। PCM के अंदर कम से कम आपके 60% होना मैंडेटरी होता है इस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए। दूसरा, आपके 50% मार्क्स कम से कम इंग्लिश के अंदर होने चाहिए। आपका जो इंग्लिश का पेपर था उसमें कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए, ये मैंडेटरी यहां पर होता है। एज के बारे में बात की जाए, 17 से 25 साल तक की एज तक आप एग्जाम दे सकते हैं और इसमें रिजर्वेशन भी होता है। फॉर OBC 28 ईयर्स एज हो जाएगी, ST/SC के लिए एज और बढ़ जाता है। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की जाए तो फोर्सेज जैसे इतने डिफिकल्ट स्टैंडर्ड्स नहीं होते यहाँ पर। कोई ये चीजें नहीं होती कि आपको एक्जैक्टली फोर्सेस वाले स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, बट हाँ, फॉर द नेविगेशन डिपार्टमेंट अगर मैं क्लियरली बात करूं डेक डिपार्टमेंट के बारे में, तो आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। सीधी सी बात है, कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर अलाउ नहीं, बिकॉज आप बहुत सारी चीजों को कैरी करके ले जा रहे हैं, जान माल आपके हाथ में होती है। जब सैलरी इतनी ज्यादा दी जा रही तो चीजें यहाँ पर देखी जाती है, आपका फिट होना कंपलसरी होता है। इसके बाद आप कौन कौन से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, IMU-CET एग्जाम देने के बाद। देखो IMU-CET एंट्रेंस एग्जाम है, इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आप क्या क्या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखना, सारे के सारे कोर्स रेसिडेंशियल होते हैं, मतलब आपको हॉस्टल में रह के, कॉलेजेस जो भी आपको अलॉट होते हैं वहां पर रह के आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। पहला कोर्स 3 ईयर का BSc नॉटिकल साइंस, ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आप BSc करते हैं नॉटिकल साइंस के अंदर, फुल्ली रेसिडेंशियल कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो 10+2 इक्विवेलेंट होना चाहिए। वही चीज है, PCM का एवरेज 60% आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके इंग्लिश भाषा के अंदर होने चाहिए।
या तो 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में, मतलब एग्जामिनेशन एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, या तो 10th क्लास में आपके 50% मार्क्स थे इंग्लिश के अंदर या 12 के अंदर थे, दोनों में है तो अच्छी बात है, दोनों में से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक में होना चाहिए। उसके बाद आपका मेरिट स्टेटस अनमेरिट होना चाहिए और आपकी एक वैलिड IMUCT की रैंक होनी चाहिए, मतलब जो एग्जाम आप देते हैं उसके अंदर आपको रैंक दी जाएगी। एग्जाम्पल की बात की जाए, जब आप NDA का एग्जामिनेशन देते हैं आपके रैंक आते, रैंक 1 2 3 4, वैसे यहाँ पर रैंक आपको दी जाती है। एज क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 25 साल तक आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन, 17 से 25 साल तक। ओबीसी 28 साल, दैट मीन रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर क्लियरली बात की जा रही है, तो ये देख लीजिएगा आपके कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया जाता है। दूसरा कोर्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट के लिए होता है, ये होता है आपका बीटेक 4 साल का, ये भी रेसिडेंशियल होने वाला है। इस बीटेक के अंदर क्या किया जाएगा, बीटेक आप करते हैं मरीन इंजीनियरिंग के अंदर, सीधी सी बात है, आप जहाज को चला रहे हैं साहब, तो जहाज के इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी होना, कैसे उसे सुधारा जाएगा, इंजन कैसे सीरियसली या सही तरीके से फंक्शन करे, उसके लिए आपको 4 साल का बीटेक करना होता है और ये डिग्री है प्रॉपरली। क्या क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी होता है, पीसीएम का एवरेज आपका 60% होना चाहिए, मिनिमम 50% होने चाहिए इंग्लिश के अंदर मार्क्स, सारे क्राइटेरिया यहाँ पर सेम होता है और यहाँ पर भी रिजर्वेशन दिया जाता है। पर सबसे अच्छा जो तरीका जो पर्सनली मैं सजेस्ट करता हूँ कई बार स्टूडेंट्स को, वो 12th के बाद होता है, आप डीएनएस का कोर्स करें। डीएनएस का मतलब क्या होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये केवल 1 साल का रेसिडेंशियल कोर्स होता है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, इसे डीएनएस कहा जाता है, 1 साल का एक कोर्स होता है। ओके, आई बात समझिएगा, 1 साल का एक कोर्स होता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग 18 महीने के जहाज के ऊपर होती है और चीजें उस तरीके से आगे बढ़ती हैं, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, देखिए कोर्सेज सारे रेसिडेंशियल होंगे, आपको रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए, 10+2 सेम चाहिए, 12 के अंदर पीसीएम के और 60% होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए आपके, या तो 10th या 12 के अंदर इंग्लिश भाषा के अंदर, मतलब 10th का जो इंग्लिश का पेपर था 100 नंबर का था, उसमें कम से कम 50 नंबर मेरे आगे, ये देखा जाएगा। इसके अलावा अगर आपने बीएससी कर ली है तो भी आप डीएनएस कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपने बीटेक कराया साहब तो भी आप डीएनएस कर सकते हैं, मतलब ये सभी के लिए होता है। आप बीटेक करके आ चुके हैं, आपका बीएससी कंप्लीट हो गया तो भी आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना अनिवार्य होता है। अभी तो जितने भी एग्जामिनेशन है ना, इसमें डीएनएस सबसे पॉपुलर होता है, बिकॉज गर्ल हो बॉय हो ज्वाइन कर सकते हैं और एक बहुत ही कम एज के अंदर आप जहाज पे चले जाते हैं, बिकॉज आपकी 1 साल की ट्रेनिंग आप रेसिडेंस के अंदर करेंगे और उसके बाद 18 महीने की ट्रेनिंग आपके जहाज के ऊपर होती है। कभी किसी और वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं इस कोर्स के बारे में, बट अभी याद रखिएगा कि ये सबसे सही तरीका माना जाता है मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो। आगे अब एग्जामिनेशन की डेट के बारे में बात करूं बच्चा, तो ये वेबसाइट है imu.education.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को, IMUCT के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 24 अप्रैल 2026 है और एग्जाम होने वाले आपके 24 मई 2026 को। समय बहुत ज्यादा नहीं है, लास्ट डेट कौन सी है, यहाँ पर 24 अप्रैल 2026 है और 24 मई 2026 को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। आप देखेंगे कहाँ किया जाएगा, सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी, सेंटर्स वहां पर क्लियरली आपको डिफाइन कर दिए जाते हैं। अब इसके बाद एग्जामिनेशन के बारे में, पैटर्न के बारे में बात करूं मैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सीधी बात है, कोई ओएमआर फिल आपको नहीं करना है, 3 घंटे का ड्यूरेशन दिया जाएगा, टोटल 200 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हर सवाल का 1 नंबर दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं अगर आप नेगेटिव आंसर करते हैं तो, मतलब सीधी सी बात है, बेसिक चीजें जो नॉर्मली आप करते हैं। आगे अगर बात की जाए, सिलेबस फिजिक्स के सवाल पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के सवाल आएंगे, देख लीजिएगा सिलेबस, इंग्लिश आती है, जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर आता है और जनरल नॉलेज यहाँ पर आता है, करंट अफेयर्स यहाँ पर बेसिकली पूछा जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो इस एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दी, बट अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। केवल इस एग्जाम को क्लियर करके, IMUCT को क्लियर करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर आपको जहाज पे चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपको क्लियरली, अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं, तो आपकी नौकरी तय नहीं हो जाती, आपको लेनी पड़ती स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है कि कोर्स के अंदर जाने से पहले ही, IMUCT क्लियर करने के बाद, किसी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले ही आप पहले ही किसी कंपनी के एग्जाम को क्लियर कर लें और वो कंपनी आपको रिटर्न के अंदर देती कि जैसे आप कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको हमारे जहाज पर जॉब दे दी जाएगी। मतलब कोर्स करने से पहले ही जहाज पर जॉब की गारंटी या आपकी ट्रेनिंग की गारंटी, इसे कहा जाता है स्पॉन्सरशिप। और इसके बिना मैं सभी को सजेस्ट करूंगा, इसके बिना कोई भी बच्चा इन कोर्स के अंदर इन्वॉल्व मत कीजिएगा। इस कोर्स में एनरोल करना फिर बहुत गलत हो जाएगा, आपके लिए परेशान होते रहेंगे। कोर्स कंप्लीट कर दिया, हाथ में कुछ नहीं, भटक रहे हैं, कभी मुंबई के अंदर भटक रहे, कभी कहां पर भटक रहे हैं, एजेंट्स के चक्कर में पड़े कि पैसे लेकर मुझे जहाज पर चढ़ा दिया जाए, बिकॉज आपकी 18 महीने की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी डीएनएस के अंदर। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती है। तो मेरा बहुत बढ़िया सजेशन आपको है बेटा, बहुत सारी कंपनीज भारत के अंदर है,
एग्जाम्पल की बात की जाए एंग्लो ईस्टर्न बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पर, बी ग्रुप यहाँ पर, मर्स है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है। सिनर्जी के बारे में बात की जाए, है ना, स्कॉर्पियो के बारे में बात की जाए, कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी खुद की एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं और एग्जाम सभी हो रही हैं। आप देखेंगे नेट पर जाकर तो ये कंपनीज जो है अपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये एग्जाम भी ऑनलाइन होती है, आप आराम से अगर आप पढ़ते हैं इन एग्जाम्स को आप क्लियर कीजिएगा, उसके बाद आपका IMUCT का जो स्कोर होगा, वैलिड स्कोर, उसको लेती है और उसके बाद ये कंपनीज आपको स्पॉन्सरशिप देती है। मतलब स्पॉन्सरशिप का मतलब बेसिकली क्या है कि कोर्स क्लियर होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली इन कंपनीज को ज्वाइन करेंगे, आपको जॉब के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और मेरा फिर ये सजेशन है बेटा, बिना किसी स्पॉन्सरशिप के आप लोग किसी भी कोर्स को ज्वाइन मत कीजिएगा। हालांकि देखिए कुछ कोर्स में स्पॉन्सरशिप थोड़ी सी कम मिलती है, जैसे बीटेक के बारे में बात करूं, BSc के बारे में बात करूं, कुछ ही कंपनीज इसके अंदर स्पॉन्सरशिप को अलाउ करती है। बट अगर क्लियरली बात की जाए यहाँ पर हमारे DNS कोर्स के बारे में, तो वहां पर क्लियरली स्पॉन्सरशिप यहां पर दी जाती है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक कंपनी और सब SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी एग्जाम कंडक्ट करती है स्पॉन्सरशिप की। तो ये कुछ बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। बट फिर से मैं क्लियरली बोलूंगा, डू नॉट ज्वाइन मर्चेंट नेवी बाय द फ्रॉड एजेंट्स। बहुत सारे लोग आपको अपने गांव के अंदर मिलेंगे, बोलेंगे मैं ज्वाइन करवा देता हूं, जहाज चढ़वा देता हूं, इतना पैसा लगेगा, इतनी सैलरी होगी, सब झूठ होता है। ठीक है, किसी के फ्रॉड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारे लड़के ऐसे जो इस फ्रॉड में फंस चुके हैं, जो इस फ्रॉड के अंदर फंसे पड़े हैं। न जाने कहां से पैसा उधार लेके पैसा दे दिया, आज जहाज पे जाने को नहीं मिल रहा है। जहाज जो मिल रहे हैं वैसे जो जहां पर सैलरी या स्टाइफन इतना कम है कि सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज मैं क्लियरली आपसे कह रहा हूं, ये जो फील्ड है ना, आप इस फील्ड के किसी भी आदमी से पूछेंगे कि कैसे ज्वाइन करना चाहिए, हर आदमी आपको मना करेगा। और आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार इसने पैसा कमा लिया इतना, हमको मना कर रहा है, क्यों कर रहा है? कई सारे रीजन इसके पीछे होते हैं। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं। एग्जाम्पल की बात कीजिए, आपकी सैलरी काफी ज्यादा, जैसा कि मैंने कहा आपसे, आपकी सैलरी जो है वो टैक्स फ्री होती है, आप टैक्स नहीं दे सैलरी के ऊपर। बट कई सारे नुकसान भी इसके होते हैं। नुकसान क्या? आपकी सोशल लाइफ लगभग खत्म हो जाती है, आप परिवार से दूर रहेंगे, आपके बच्चे कब बड़े हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। बट कई सारे लोग ये भी करते हैं कि पैसा कमाने के बाद भारत में आते हैं, बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी एक थिंकिंग होती है, आपको डिसाइड करना है। बट मैं फिर से बोलूंगा बच्चा, किसी भी एजेंट के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। आप एग्जाम दीजिए, कंपनी के स्पॉन्सरशिप लीजिए, उसके बाद ही इसे ज्वाइन कीजिए, बिना इसके कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आज आपको बताई, आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट अगर आपको आता है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर। आप सभी अपने ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।